नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, तीर जब निशाने पर लगता है तो दुश्मन तिलमिलाने लगता है और यही हाल इस वक्त पाकिस्तान का है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो तीर था, फौज का जो तीर था, वो वहीं लगा जहां पाकिस्तान बौखला गया। जिस तरह से पाकिस्तान के टेरर कैंप्स, चाहे वो मुजफ्फराबाद में हो या लाहौर के पास मुरीदके में हो या फिर भावलपुर में हो, चाहे जैश के ठिकाने हो, लश्कर के हो, जिस तरह से उनको नष्ट किया गया, ये जो तीर है ये कहीं ना कहीं जनरल मुनीर के लगा है। और इसीलिए पिछले 2 दिन से पाकिस्तान जिस तरह की साजिशें कर रहा है सीमा पार से, जिस तरह से हिंदुस्तान के जो बेस हैं, एयर बेस हैं एयरफोर्स के, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो गुजरात में हो, उनको जिस तरह से नष्ट करने की कोशिश की गई, इससे ये साफ होता है कि पाकिस्तान इस बौखलाहट में इस आग को भड़काना चाहता है। अब दोस्तों, जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर सेक्टर में ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पर गोलीबारी तेज़ हो रही है, हवाई हमला करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, या इंटरनेशनल बॉर्डर जो है पंजाब में, राजस्थान में या गुजरात में, वहाँ पर भारत के जो एयर बेस हैं एयरफोर्स के, उनको टारगेट करने की जो कोशिश हो रही है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, हालांकि एक्सपर्ट बहुत कुछ आज बताएंगे आपको, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जनरल आसिम मुनीर खुद अपनी तबाही की इबारत लिख रहे हैं। ये हमला नहीं है, ये उनकी तबाही की इबारत लिखी जा रही है। अब दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान इस जंग की आग को भड़का रहा है, एक जंग की नौबत लाने की कोशिश हो रही है, वो जो साजिश है, वो जो जहनियत है, पाकिस्तान के पीछे किसका हाथ है। और अगर साफ शब्दों में कहूँ तो जनरल आसिम मुनीर, जिनके हाथ में सारी हुकूमत है पाकिस्तान की, वो चाहे राजनीतिक सत्ता हो या फिर सैनिक ताकत हो, सब कुछ इस आदमी के हाथ में है। सरकार शहबाज शरीफ की सिर्फ एक कठपुतली है। तो जनरल मुनीर के पीछे किसका हाथ है, उनकी पीठ पर किसने हाथ रखा है, ये मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूँ। और जनरल मुनीर आगे क्या स्टांस लेंगे, क्या वो जंग बढ़ाना चाहते हैं या फिर जंग को टालने का भी सोच रहे हैं। अब इस वीडियो में कुछ और भी जानकारियां मैं आपको देने जा रहा हूं। जैसे एक तरफ जनरल मुनीर जंग लड़ रहे हैं, जंग तेज़ करना चाह रहे हैं, आग भड़का रहे हैं बॉर्डर पर, और दूसरी तरफ सऊदी अरब के विदेश मंत्री, ईरान के विदेश मंत्री दिल्ली में हैं और बातचीत हो रही है सरकार के साथ। क्या सऊदी अरब के विदेश मंत्री पाकिस्तान का कोई पैगाम लेके आए कि जंग रोक दीजिए, और आपने जो एयर स्ट्राइक करी थी, भारत ने जो एयर स्ट्राइक करी थी, टेरर नेटवर्क को ध्वस्त किया था, वो कबूल है, सऊदी अरब को कबूल है, यूएई को कबूल है, ओमान को कबूल है, कतर को कबूल है, बस जंग रोकिए, टेंशन मत बढ़ाइए। और क्या ईरान के विदेश मंत्री, जिनको कुछ समय पहले शहबाज शरीफ की सरकार ने बाकायदा इनविटेशन भेजा था कि बातचीत करिए और कुछ हल निकालिए, जंग को टालिए, क्या ईरान के विदेश मंत्री भी दिल्ली में पैगाम लेके आए कि जंग रोक दीजिए? और क्या चीन के भी ऐसे ही इरादे हैं, इस पर भी बताएंगे, क्योंकि आज जाने माने डिप्लोमेट विवेक काटजू हैं, जो कई देशों में राजदूत रह चुके हैं और पाकिस्तान को हथेली की तरह जानते हैं। सुनिएगा, आगे कई खुलासे सुनने को मिलेंगे। काटजू साहब, आप तो अफगानिस्तान में भारत के एम्बेसडर थे, एक लंबी उम्र आपने डिप्लोमेसी, कूटनीति, विदेश नीति, इन सब में दे दी। पाकिस्तान को आप हथेली की तरह जानते हैं, ये पूरा इलाका समझते हैं। क्या आपको लगता है कि जनरल मुनीर, अगर आप कह रहे हैं कि भाई शहबाज की कैबिनेट से बड़ी कैबिनेट जनरल मुनीर की कैबिनेट है, उनके जो कोर कमांडर है वही असली कैबिनेट है, क्या जनरल मुनीर, अब आपको लगता है काटजू साहब कि वो रुकेंगे, 2 कदम पीछे हटेंगे, या फिर जैसे होता ना, एक हमारे यहाँ कहावत है, मरता क्या ना करता, ऐसा तो नहीं है कि वो इस लड़ाई को और आगे बढ़ाना चाहते हैं मुनीर को? क्योंकि पाकिस्तान में और बहुत सी दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें ना सिर्फ अर्थव्यवस्था की है, बलूचिस्तान में दिक्कत है, उधर अफगानिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बॉर्डर, वहां पर दिक्कत है। क्या मुनीर इस स्थिति में इस जंग को अपनी ढाल बनाएंगे, जंग लड़ेंगे? उस जंग को लड़ने से कुर्सी भी उनकी बच सकती। इस वक्त जनरल मुनीर क्या सोच रहे होंगे, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है काटजू साहब? इस पर अगर कुछ रोशनी डाल पाए आप। देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि उनकी सोच क्या होगी, क्योंकि
अगर वो रैशनल सोचते हैं तो इस मामले को यहीं खत्म कर देंगे, कह देंगे हमें जो कामयाबी मिली वो काफी है, हमने दुश्मन से बदला ले लिया, हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे लोग नागरिक मारे गए, हमने उनके नागरिकों को मारा। उनका तो बहुत दावे हैं हमारे एयरफोर्स के खिलाफ, वो सब हैं। जी। और उससे उन्होंने कहा है अपनी पार्लियामेंट में, शहबाज ने कहा, उन्होंने फौजी जो नुमाइंदे उन्होंने कहा, तो इसको खत्म कर। लेकिन जनरल मुनीर साहब के साथ एक मुश्किल, वो मुश्किल एक तो इमरान खान है, पीछे पड़े, राजनेता हैं और उनकी पॉपुलर हैं, और एक बयान में दो तलवारें तो नहीं रह सकती। और दूसरी चीज यह है कि जिस तरह भारत ने उनकी एयर स्पेस को पेनिट्रेट करके की, उससे पाकिस्तान की फौज को धक्का तो लगा। तो इसलिए हो सकता है कि जनरल मुनीर एक दो बार और कुछ थोड़ी हरकत में आए, हो सकता है कि कुछ और निशाना करें, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इन 2 दिनों में जिस तरह भारत की सेना ने काम किया और उन पर प्रेशर डाला है कि वो कामयाब नहीं होंगे, तो पहला तो वो है। दूसरा, मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जो हैं, अमेरिका, अरब देश जो हैं, जिन पर वो आर्थिक रूप से निर्भर हैं, वो भी उनसे कहेंगे कि बहुत हो गया, तुमने करा, तुमने आतंकवाद 35 साल से करते जा रहे हो, और अगर भारत अब कह रहा है कि अब बहुत हो गया और तुम करोगे तो सैनिक कार्रवाई करेंगे, तो अब प्रेशर तुम पर है। लेकिन एक चीज और काटजू साहब, ये तो ठीक है, आपने एक बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी और मुझे लगता है दोस्तों को समझ भी आ रहा होगा। यहाँ पर एक मैं पॉइंट रखना चाह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, अगर वो ये कहें और पार्लियामेंट में भी ये बात हो कि भाई ये जो हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, ये शोकेस में रखने के लिए नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इन न्यूक्लियर मिसाइल्स का जो रुख है भारत की तरफ है। और नंबर 3, अगर आपने इंतहा करी तो हम भी उस इंतहा तक जा सकते हैं। ये जो बार बार, एक बार देखिए कोई कह दे काटजू साहब, समझ में आता है कि भाई एक बार कह दिया, लेकिन पार्लियामेंट में, कैमरे के सामने, लोगों के सामने बार बार रिपीट करना, कभी रेल मंत्री रिपीट करता है, कभी रक्षा मंत्री रिपीट करता है, कभी शाहबाज की तरफ से इस तरह की बातें हो रही, क्या आपको लगता है ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल है, ये धमकी है, ये गीदड़ भपकी है, या मरता क्या ना करता में ये बटन भी दब सकता है कि हम तो डूब रहे हैं सनम, तुमको भी ले डूबते हैं? ये भी हो सकता है क्या? एक तो कुछ अपनी जनता को आश्वासन दिलाना है कि हम छोटा देश है भारत के मुकाबले, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है। दूसरा, एक दुनिया को इशारा होता है कि आप आइए, मध्यस्थता कीजिए, कि मामला नहीं तो बढ़ सकता है। लेकिन तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या न्यूक्लियर बटन जो है कोई बच्चों का खेल है? क्या जनरल मुनीर कितना भी कहें, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, कितना भी कहें, लेकिन वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और सब दुनिया जानती है कि न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग 1945 के बाद, हिरोशिमा और नागासाकी के बाद तो कभी नहीं हुआ। तो ये है, मैंने कहा कि ये डिफेंसिव वेपन, कि हम तो पाकिस्तान को नष्ट तो नहीं करने वाले हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे, पाकिस्तान को का विभाजन कर देंगे, तबाह कर देंगे। हमने ये तो कभी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान का अस्तित्व, पाकिस्तान को दुनिया से मिटा देंगे। इसका मतलब अगर आप ये सब धमकी दें तब बात समझ आती है। ये तो बचपना है, इमेच्योरिटी है। इस तरह की भाषा का प्रयोग खाली ये धमकी में कौन आएगा? काटजू साहब, आप तो विदेश सेवा में रहे, कई दशक आपने नौकरी करी। जैसे लोग कहते हैं ना, सब घाट घाट का पानी पिया, तो आपने मुल्क मुल्क का पानी पिया है। हर तरह की सियासत देखी, हर तरह की डिप्लोमेसी देखी। आप मुतमईन हैं, आप पूरी तरह कन्विंस हैं
कि न्यूक्लियर की ये जो धमकियां हैं ये सिर्फ एक तरह का ब्लैकमेल है, इसमें कोई सच्चाई नहीं और पाकिस्तान कभी बटन नहीं दबाएगा? आप मुतमईन है, कन्विंस हैं आप? मैं मुतमईन हूं कि हम ऐसी नौबत नहीं आने देंगे कि पाकिस्तान बटन दबाए। क्यों? क्योंकि हमारा कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान को तोड़ने का। हमारा इरादा खाली आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कर रखने का है। पाकिस्तान चाहता है कि हम सैनिक कार्रवाई करें नहीं, वो जो चाहे आतंकवाद की घटना वो करता जाए, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ता जाए, लेकिन हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। जी। चलिए खैर, अब मैं हम ये कह रहे हैं उनसे कि ये मत करिए। हम दुनिया से कह रहे हैं कि ये अब बहुत हो गया। और हम देखिए आखिरी चीज मैं कहूं, अगर हमारे पास आतंकवादी गुट होते तो चलिए दोनों जैसे होता है, एक तरफ के गुंडे दूसरी तरफ के गुंडों से लड़ते हैं। हमारे पास तो नहीं है गुट, तो हम क्या कार्रवाई करेंगे? हम तो सैनिक कार्रवाई करेंगे, लेकिन किसके खिलाफ? आप देखिए तीनों बार सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और अब इस ऑपरेशन सिंदूर में खाली हमने जो निशाना बनाया बहुत जिम्मेदारी के खिलाफ के साथ खाली आतंकवादी अड्डों को बनाया और दुनिया से कहा और पाकिस्तान से कहा जी कि हम आपके ना कोई सैनिक ठिकाने को, स्थान को या आपकी रियासत यानी उनकी स्टेट के किसी दफ्तर को या किसी बिल्डिंग को निशाना हम नहीं बना रहे हैं। आपके शहरियों पर को निशाना नहीं बना रहे हैं, लेकिन आतंकवाद कबूल नहीं। सही, मान गया मैं आपकी। मुझे ये बताइए, थोड़ा डिप्लोमेसी की भी चर्चा हो जाए। सऊदी अरब के विदेश मंत्री, विदेशी राज्य मंत्री, वो आए हैं भाई वहां के क्राउन प्रिंस का पैगाम लेकर। मोदी जी से मुलाकात हो रही है, विदेश मंत्री से मुलाकात हो रही है। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो भी यहाँ आए। उससे पहले पाकिस्तान ने ईरान से कहा था कि भाई कुछ ना कुछ कोशिश करिए युद्ध टालने की। यही बातें सऊदी अरब से कही गई थी। ये जो सऊदी अरब के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री, दो बड़े इस्लामिक कंट्रीज, ये जो भारत सरकार से बातचीत कर रहे हैं, क्या इसमें कोई रास्ता निकल रहा है? क्या इस बातचीत में सऊदी अरब और ईरान कोई भूमिका निभा सकता है मध्यस्थता की, कि भाई पाकिस्तान को समझाया जाए? क्योंकि अब भारत ने तो चलिए वहां अपना काम कर दिया है। क्या ईरान और सऊदी अरब से जो बातचीत हो रही होगी उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाहता है कि भाई इस युद्ध से कोई टलने का रास्ता निकले? क्या फायदा मिलेगा? क्या सऊदी अरब और ईरान पाकिस्तान से युद्ध बंद करवा सकते हैं या कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं उसको? देखिए, सऊदी अरब और ईरान का स्तर में बहुत फर्क है। ईरान शिया देश है, शिया मुल्क है और शिया माइनॉरिटी में है इस्लामी दुनिया में। ईरान अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका प्रभाव सीमित। पाकिस्तान में तो में भी सीमित है, अमरीकी प्रेशर में भी है, तो ईरान को तो मैं इतना महत्व नहीं। लेकिन सऊदी अरेबिया इस्लामी दुनिया का एक किस्म से अपने आप को लीडर मान, जी, उसकी तिजोरियां भरी हुई। वो वक्त वक्त पे पाकिस्तान को धनराशि देता है, जिससे पाकिस्तान की मदद करता है, जिससे पाकिस्तान चल सकता है। और मैं ये मानता हूं कि कोई भी देश नहीं चाहता कि पाकिस्तान डूबे। ये बड़ा देश है, 24 करोड़ का है, कोई इंस्टेबिलिटी नहीं चाहता। पाकिस्तान पर सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है। अब यह भी माना जाता है कि 2021 में जो सीज फायर हुई है थी LOC पर और IB पर, जो कि अब भंग हो गई, उसमें भी सऊदी अरेबिया और UAE का रोल था। तो सऊदी अरेबिया के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स जो आए हैं आज, मुझे लगता है वो यही पैगाम लेके आए होंगे कि हम आपका गुस्सा समझते हैं, आपने जो कार्रवाई की है उसकी हम कोई निंदा नहीं करते।
हमारे रिश्ते आपसे बढ़ रहे हैं, यानी सऊदी अरेबिया और भारत के, और पाकिस्तान को हम सलाह देंगे कि वो भी रोकें अपना हाथ, और मुनीर साहब से भी कहेंगे कि आपने बहुत कर लिया और कोई बीच का रास्ता निकालें। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उन्होंने उनको यही संदेश दिया होगा कि आप देख लीजिए कि हमारी भूमिका शुरुआत से ये रही है कि हम इसका एस्केलेशन नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि बात बढ़े। तो आप सलाह आपको देनी है तो पाकिस्तान को जरूर दीजिए, मुनीर साहब से कहिए कि आप शांत रहें, हम इसको नहीं बढ़ाएंगे, हम कोई कार्रवाई अपनी तरफ से शुरू नहीं करें। जी हम जवाब देंगे, लेकिन कोई पहल हम नहीं करें। जी, बड़ी बात आपने कही काटजू साहब। काटजू साहब विदेश सचिव, विदेश सेवा की एक बहुत ही सेलिब्रेटेड ऑफिसर। इनका ये कहना है कि भाई ईरान की तो मैं बहुत ज़्यादा मैं उसकी अहमियत नहीं समझता हूँ, लेकिन सऊदी अरब जो इस्लामिक दुनिया का लीडर है, पाकिस्तान की मदद करता है। अगर सऊदी अरब ये कहता है कि भाई हम मुनीर को मनाएंगे, वहाँ की सेना को मनाएंगे, वो अब हमला नहीं करेंगे, तो भारत ज़रूर जो है इस जंग को बढ़ाना नहीं चाहता। सऊदी अरब कोई रास्ता निकाल सकता है और इस दिशा में बातचीत हो सकती है। एक आखिरी सवाल जो है जो रह गया, और मुझे लगता है असली सवाल वही है। मैं तो शुरुआत ही वहीं से करना चाह रहा था, लेकिन चलिए अब उसी से द एंड करते हैं। पाकिस्तान ये जो उछलता है, कूदता है, धमकियां देता है, इसके पीछे कौन है काटजू साहब? चाइना है, कुछ और शक्तियां हैं, चीन की क्या भूमिका, ये तो बता दीजिए। देखिए, चीन की भूमिका बड़ी है पाकिस्तान में। चीन ने आज से 60 साल से चीन और पाकिस्तान के रिश्ते बढ़ते ही जा रहे हैं, और चीन पाकिस्तान का प्रयोग हमारे खिलाफ भी करता है। लेकिन चीन भी इस वक्त नहीं चाहता है कि बात बढ़े। ओहो, क्यों? मतलब रिंग मास्टर नहीं चाह रहा है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरा अपना अनुभव ये रहा है कि कोई भी देश किसी और देश का रिंग मास्टर नहीं हो। प्रभाव डालता है, रोकता है, उसकी बात सुनी जाती है, प्रेशर होता है, लेकिन अंत में वो देश अपना फैसला करता है। पाकिस्तान चीन की बात आसानी से टालेगा नहीं। चीन का इस वक्त सबसे बड़ा कांटा कहाँ फंसा है? हाँ, कांटा कहाँ फंसा है? वो तो अमेरिका के साथ फंसा है। जी अमेरिका का कांटा भी चीन के साथ फंसा है। दोनों जो हैं वो क्या डाइवर्जन चाहते हैं, दोनों क्या एक और फ्रंट चाहते हैं डील करने के लिए? उनके आपसी जो मतभेद हैं, उनकी तो बातचीत अब शुरू होने वाली है ट्रेड पर। ट्रंप साहब ने तो दुनिया का में जो उथल पुथल मचाई है जिस दिन से वो उन्होंने शपथ ग्रहण करी, वो तो सबको मालूम है। और उस सब में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो रही, लेकिन सबके इससे सबसे बड़ी जो इक्वेशन बनना है वो तो अमेरिका और चीन के बीच में बनना है। इसलिए मेरा ये भी मानना है कि चीन भी पाकिस्तान से कहेगा कि इस मामले को ज्यादा मत बढ़ाओ। जी, चलिए अब एक और बता दीजिए भाई, सवाल का जवाब सप्लीमेंट्री। आप कह रहे हैं कि चीन नहीं चाहता क्योंकि चीन का कांटा फंसा हुआ है अमेरिका में, सबसे ज्यादा नुकसान चीन को हुआ है जिस तरह से टैरिफ बढ़ाया है। पाकिस्तान पर चीन जो है वो दबाव डालेगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर चीन दबाव डालता है, शी जिनपिंग दबाव डालते हैं, चाइना दबाव डालता है, तो क्या जनरल मुनीर बात मानेंगे? दादा की बात मानेगा छोटा भाई या नहीं मानेगा? या आखिर में चीन वीटो कर सकता है कि नहीं भाई अब इससे आगे नहीं? ऐसा हो सकता है क्या काटजू साहब? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। जिस तरह आपने सवाल पूछा कि डाला वो बंद हो गया सर, कि जी, जिलाधीश ने आदेश दिया पकड़ के बंद कर दो, ऐसा नहीं या है। या कप्तान साहब ने आदेश दिया कि पकड़ के बंद कर दो, हवालात में डाल दो, देखा जाएगा बाद, दफा ये दफा ये दफा ये दफा ओके, ऐसा नहीं होता है।
नहीं, तो मैं चलिए अपने सवाल को थोड़ा सा डिप्लोमेटिक कर देता हूँ। क्या चीन के इशारे को पाकिस्तान समझेगा? क्या समझ चीन सकता है चीन अगर, के? हाँ, चीन के इशारे को समझेगा, चीन पे निर्भर भी है, चीन की उससे हुज्जत करेगा, उससे कहेगा भाई गुंजाइश, थोड़ा सौदाबाजी होती रहती है कि यहाँ गुंजाइश दे दो, ये दे दो, वो दे दो, हमारे साथ ऐसे हो रहा है, मुझे ये मुश्किल है, मुझे मेरे सामने ये कठिनाइयां हैं, थोड़ी सी गुंजाइश दो, इसी तरह की अ, सौदेबाजी चलती है। लेकिन डिप्लोमेसी कभी ब्लैक व्हाइट नहीं होती जी, कि इनका दबाव पड़ा, डंडा पड़ा, सब मान गए। बहुत सारे हमारे एनालिस्ट जो हैं बड़े बड़े, वो यही, जो कि डिप्लोमेसी जिन्होंने कभी की नहीं है, हाँ, जी, वो ये समझते हैं कि वो हुक्म आ गया लंदन से, मॉस्को से, बीजिंग से, वॉशिंगटन से, और सब थर्राने लगे। ऐसे नहीं होता, सौदेबाजी हर हमेशा मुल्क की चलती, अपनी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी है, सौदेबाजी चलती है ये। हाँ, कभी कभी जब गुर्रा जाता है कोई बड़ा नेता, तो फिर दूसरा वाला समझ जाता है कि अब इस हद से ज्यादा में नहीं जा सकते, चलिए, लेकिन एक ज्यादातर सौदेबाजी चलती है। चलिए, बड़ी अच्छी एक लास्ट बातचीत क्वेश्चन, हुई नॉट है। नॉट द फाइनल क्वेश्चन सर। फाइनल क्वेश्चन है, छोटा सा जवाब चाहेंगे मुख्तसर सा। क्या आपको लगता है कि अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है? जो हाँ भी हाँ, बिल्कुल लोग सुन तनावपूर्ण, रहे हैं। हाँ तनावपूर्ण तो बिल्कुल है। और मुनीर साहब पे इस वक्त प्रेशर होगा, उनकी अपनी इंस्टिंक्ट होगी कि मैं कुछ करके दिखाऊं कि मैं गबरू, मैं शेर हूं, मैं पाकिस्तान की आवाम के सामने शेर की तरह आऊं। उनका आप बयान देखिए 16 अगस्त का, जो उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, वो जिन्ना साहब के बाद कभी 1947 के बाद किसी ने इस्तेमाल नहीं किए हिंदू मुस्लिम के, जी, हिंदुओं मुसलमानों के बारे में। लेकिन अ, मेरा मानना है कि वो अंत में सबको जी, दाल चावल के भाव पता चल जाते। ओके, सच्चाई पता लगे। काटजू साहब, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से मतलब एक इतना लंबा तजुर्बा आपका रहा, आप अफगानिस्तान में एम्बेसडर थे और कई मुल्कों में आप एम्बेसडर रहे, आप विदेश मंत्रालय में एमईए में सेक्रेटरी वेस्ट थे और तमाम जिम्मेदारियां संभाली। और मैं तो कहूंगा कि आज के जो विदेश मंत्री जयशंकर हैं वो भी आपसे जूनियर हैं। जो आज नहीं के नहीं, वो विदेश सचिव हैं साहब विदेश मंत्री बहुत ही काबिल, बहुत जहीन, वो आपसे कहाँ मैं जूनियर होंगे कहाँ। सर सर्विस में। 2 साल, दो, हम देखिए एक चीज आपको बता दूं, विदेश सेवा में हम लोग 6 साल सीनियर, 6 साल जूनियर को एक ही समान मानते हैं। वो हमारे साथ के हैं, हम लोग साथ काम कर चुके हैं एमबीसी में, बहुत जी, काबिल हैं, बहुत जहीन हैं, उनकी मैं बहुत चलिए, इज्जत करता हूँ, वो बहुत मेरा सिर्फ यही अनुभव है। कहना था, कि एक एक बड़ी आवाज विवेक काटजू साहब रहे हैं। उन्होंने दो तीन बातें आज कही, मैं उन्हीं के सामने चाहूंगा कि उसको थोड़ा सा आपके सामने उसका एक ब्रीफ दे दूं, जिस दे दूं। इनका ये मानना है कि पाकिस्तान में इस वक्त जनरल मुनीर ही हैं, उन्हीं की कैबिनेट शहबाज शरीफ की कैबिनेट से ज्यादा ताकतवर है। थोड़ा बहुत उनको पोजीशनिंग करेंगे, वो हो सकता है थोड़ा सा एस्केलेट भी टेंशन कर दे, लेकिन अल्टीमेटली अल्टीमेटली इन्होंने एक जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि आटे दाल का भाव आखिर में पता लग जाता, सच्चाई पता लग जाएगी कि जंग की इंतहा जो है वो कहां पर पाकिस्तान के लिए भारी पड़ सकती। और एक बात और काटजू साहब ने कही कि साहब चीन जो है, चीन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को समझाने की कोशिश करेगा। हालांकि कोशिश दिल्ली में आज के टाइम पे जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, सऊदी अरब भी कर रहा है। सऊदी अरब भी पैगाम लेके आया है पाकिस्तान का कि भाई अब हो गया, अब इसको बंद किया जाए। तो कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा और जनरल मुनीर को ही डिसाइड करना है। काटजू साहब थोड़ा पॉजिटिव हैं कि भाई ये नौबत जो है जंग तक नहीं जाएगी, कुछ दिनों के बाद मसला ठंडा हो सकता है। लेकिन अभी की जो स्थिति है वोलाटाइल है एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन जनरल हाँ हाँ, ये, आसिम मुनीर। हाँ, और आसिम मुनीर की नाक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया काटजू साहब, आप आए और जिस आसानी के साथ सर आपने समझाया, मुझे तो लगा कि मैं स्टूडेंट हूं, आप प्रोफेसर हैं। अरे नहीं बहुत भैया, अच्छा मैं लगा सुन के। कहाँ, थैंक यू सो मच। कहाँ। थैंक यू सो मच अच्छा, सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। नमस्कार।